तभी उतनी गहरी नहीं हुई थी, लेकिन सिया के मन का अंधकार किसी भी रात से ज्यादा घना था। ससुराल में आए उसे कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन ये चंद महीने उसे सालों की पीड़ा से भी भारी लग रहे थे। जब वह इस घर में आई थी, तब उसने सोचा था कि यह उसका नया संसार होगा, लेकिन यह संसार उसकी कल्पना से बिल्कुल विपरीत निकला। क्या शादी का मतलब यही होता है? उसने खुद से सवाल किया। वह कमरे में अकेली बैठी थी और बाहर से सास की कर्कश आवाजें अब भी आ रही थी। आजकल की लड़कियां तो मायके से सब कुछ लेकर आती हैं। देखो ना, शर्मा जी की बहू कितना कुछ लाई थी। सोने के गहने, कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। और यहाँ देखो, हमारी बहू को मानो कुछ देना ही नहीं था। सिया ने आंखें बंद कर ली। ये बातें उसके कानों में तेज नश्तर की तरह चुभ रही थी। कितनी बार उसने सुना था, तेरा मायका इतना भी गरीब नहीं कि हमें कुछ दे ना सके। शादी से पहले उसने सोचा था कि उसका जीवन आदित्य के साथ प्रेम से भरा होगा, लेकिन अब तक का अनुभव कुछ और ही था। अगली सुबह जब सिया उठी तो उसने तय कर लिया था कि अब वह और अपमान सहन नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही वह रसोई में पहुंची, वहां उसकी सास सुमित्रा देवी पहले से ही क्रोधित मुद्रा में बैठी थी। ननद प्रियंका भी वहीं थी और देवर अंशुल टेबल पर बैठे चाय पी रहे थे। बहू, तुमसे सुबह जल्दी उठने को कहा था, लेकिन तुमको तो राजकुमारी बनने का शौक है, सास ने चुभते शब्दों में कहा। सिया ने संयम बनाए रखा। मां, मैं रोज तो जल्दी उठती हूँ, बस आज जरा देर हो गई। अरे वाह, अब तो बहस भी करने लगी। हमने भी बहू देखी थी, पर ऐसी जुबान वाली नहीं, सास ने कटाक्ष किया। प्रियंका ने आंखें मटकाते हुए कहा, मां, आप इसे कुछ मत कहो। इसे अब अपने मायके पर गर्व होने लगा है। ये समझती है कि ये अकेले ही इस घर को चला लेगी। देवर अंशुल, जो अब तक चुप था, अचानक हंसते हुए बोला, भाभी, अगर ससुराल में रहना है तो मायके से कुछ लेकर आना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस आकर बैठ जाओ और महारानी की तरह हुक्म चलाने लगो। सिया का गला सूख गया। हर रोज के इन तानों से वह थक चुकी थी। उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, अगर आप लोग पैसे और गिफ्ट्स चाहते हैं तो क्यों न खुद कमा ले। क्यों एक बेटी के परिवार पर यह जिम्मेदारी डालते हैं? जुबान मत चला, सास चिल्लाई। तू हमें सिखाएगी कि परिवार कैसे चलता है? सिया ने अब और चुप रहना उचित नहीं समझा। मैं सिखा नहीं रही मां, बस ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि आखिर मेरी शादी क्या सिर्फ पैसे और गहनों के लिए हुई थी? पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। सिया पहली बार इतनी दृढ़ता से बोली थी। शाम को आदित्य जब ऑफिस से लौटा तो घर में अजीब सा तनाव महसूस हुआ। उसकी मां और बहन दोनों गुस्से में थी। तुम्हारी बीवी अब जुबान लड़ाने लगी है, सास ने शिकायत की। हमसे कह रही है कि संस्कार मायके से आते हैं, अब इस घर में यही सब होगा? आदित्य ने सिया की ओर देखा, उसकी आंखों में सवाल था। तुमने ऐसा कहा? सिया ने सीधे उसकी आंखों में देखा और बिना झिझके जवाब दिया, हाँ, मैंने यही कहा। और अगर यह बात सच है तो इसमें गलत क्या है? आदित्य ने सिर झटक दिया। सिया, तुम हर बात का इतना तमाशा क्यों बना देती हो? मां जो कह रही है वो हमारे भले के लिए ही कह रही है। तुम बेवजह इन छोटी छोटी बातों को इतना क्यों तूल दे रही हो? छोटी छोटी बातें? सिया की आवाज कांप गई। क्या तुम्हें लगता है कि हर रोज ताने सहना, हर दिन खुद को गिरता हुआ महसूस करना और खुद की इज्जत को दांव पर लगाना छोटी बात है? आदित्य कुछ नहीं बोला। वह हमेशा की तरह चुप था। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रोई नहीं। उसे अब समझ आ गया था कि यह लड़ाई सिर्फ बाहर वालों से नहीं, बल्कि उसके अपने पति की चुप्पी से भी थी। रात जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी तो उसने आईने में खुद को देखा। एक समय था जब उसने इस सिंदूर को अपना गर्व समझा था, लेकिन अब यह उसके आत्मसम्मान के लिए एक अग्नि परीक्षा बन चुका था। उसने अपनी मांग के सिंदूर को हल्के से छुआ और खुद से एक वादा किया, अब मैं अपने सम्मान के लिए लड़ूंगी। मैं अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करूंगी, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अगर मुझे इस घर में रहना है तो सम्मान के साथ रहूंगी, झुककर नहीं, मजबूर होकर नहीं। आज पहली बार सिया को लगा कि उसकी आत्मा जाग चुकी है। यह उसकी अग्नि परीक्षा की शुरुआत थी और अब वह हार नहीं मानेगी। सिया को अपने निर्णय पर पूरा विश्वास था, लेकिन वह जानती थी कि यह राह आसान नहीं होगी। यह एक ऐसी लड़ाई थी जहां सामने वाले हथियारों से नहीं, बल्कि शब्दों के तीरों और तानों के जहर से वार करते थे। देखते हैं अब ये लोग और कितना गिर सकते हैं, उसने खुद से कहा। सुबह होते ही सिया ने खुद को पहले से कहीं अधिक दृढ़ बना लिया।
जब वह रसोई में गई तो सास का चेहरा देखते ही समझ आ गया कि रात की बातें अभी भी उनके मन में थीं। ननद प्रियंका चाय पीते हुए व्यंग्यात्मक हंसी हंस रही थी और देवर अंशुल अपने फोन में व्यस्त था। बहू रात को बहुत बहादुर बन रही थी ना? सास ने कटाक्ष किया। आज हम तुझे दिखाएंगे कि इस घर में कौन चलता है। सिया ने बिना घबराए उत्तर दिया, मैं किसी को चुनौती नहीं दे रही, बस अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हूं। हाय रे राम, सास ने सिर पीटते हुए कहा, अब ये हमें आत्मसम्मान सिखाएगी? अरे, हम तो वर्षों से इस घर में रह रहे हैं, लेकिन कभी किसी से सवाल नहीं किया। बहू का धर्म होता है सेवा करना, और ये लड़की यहाँ तर्क करने आई है। प्रियंका हंसते हुए बोली, भाभी, तुम्हें तो अपने मायके वालों से सीखना चाहिए था कि शादी का मतलब क्या होता है। सिया का धैर्य अब जवाब देने लगा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर आप लोगों को सिर्फ एक कामकाजी नौकरानी चाहिए थी, तो फिर शादी क्यों की? आप लोग बहू थे या दहेज? कमरे में एक सन्नाटा छा गया। सास का चेहरा लाल हो गया और प्रियंका का मजाक उड़ाना बंद हो गया। बहुत तेज जुबान चलने लगी है तेरी, सास ने गुस्से से कहा। अब देख मैं तुझे कैसे सीधा करती हूँ। जब आदित्य ऑफिस से लौटा तो घर का माहौल पहले से भी अधिक तनावपूर्ण था। उसकी माँ पहले से ही तैयार बैठी थी कि वह आदित्य को अपनी ओर कर सके। बेटा, अब ये लड़की हमारे घर में लायक नहीं रही। हमें तो शर्म आने लगी है कि हमने इसे बहू बनाया। आदित्य थका हुआ था, लेकिन माँ के शब्द सुनते ही उसका माथा ठनक गया। अब क्या हुआ? उसने गंभीर स्वर में पूछा। सास ने जज से कहा, ये लड़की हमारे मुंह लगती है, सवाल उठाती है, और अब हमें ही सिखाएगी कि घर कैसे चलाना है। प्रियंका ने समर्थन में सिर हिलाया। भैया, ये हमें ताने मार रही थी कि हम दहेज मांग रहे हैं, जबकि हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि शादी में कुछ देना लेना चलता है। सिया अब खामोश नहीं रह सकती थी। उसने आदित्य की ओर देखा और सीधा कहा, आदित्य, मुझे जवाब चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि शादी में लड़की के घर से पैसे और चीजें आनी चाहिए? आदित्य असहज हो गया। वह जानता था कि उसकी मां गलत थी, लेकिन उसके संस्कार और वर्षों की मानसिकता उसे मां के खिलाफ खड़ा होने से रोक रही थी। देखो सिया, उसने संभल कर कहा, ये सब हमारी परंपराएं हैं। मां जो कह रही है वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। सिया को लगा जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान को कुचल दिया हो। मतलब तुम भी यही सोचते हो? उसकी आंखें नम हो गई। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन जवाब नहीं दे पाया। रात को जब आदित्य और सिया अपने कमरे में अकेले थे, तब सिया ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें पता है आदित्य, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ खड़ी हूं जो खुद नहीं जानता कि सही क्या है और गलत क्या है। आदित्य चुप रहा। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर मेरी जगह तुम्हारी बहन होती और उसके ससुराल वाले उससे कुछ मांगते, तो तुम्हें कैसा लगता? यह बात आदित्य के दिल में गहरे उतर गई। वह कुछ नहीं बोला, बस करवट बदल ली। सिया ने एक बार फिर खुद से वादा किया, अब वह अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सिया की आंखों में नींद नहीं थी। रात के गहरे सन्नाटे में सिर्फ उसकी धड़कनें सुनाई दे रही थी, एक अनसुनी बगावत की आहट। सारे दिन की घटनाएं उसके जेहन में घूम रही थी। सास के ताने, ननद के व्यंग्य और सबसे बड़ा आघात, आदित्य की चुप्पी। वो सोच रही थी, क्या वाकई मैं गलत हूं, या फिर मैंने अपनी आत्मा को बचाने के लिए बस इतनी हिम्मत दिखाई है कि ये लोग मुझे बगावती कहने लगे। लेकिन अगले ही पल उसकी मां की दी हुई सीख उसके कानों में गूंजने लगी, बेटा, कभी अपने आत्मसम्मान के लिए मत झुकना। इज्जत एक बार चली जाए तो उसे लौटाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। उसने आंखें बंद की और उसी वक्त खुद से सौगंध ली, अब चाहे ये घर मुझे ठुकरा दे, चाहे ये समाज मुझे उल्टा कहे, लेकिन मैं खुद को गिरने नहीं दूंगी। अगले दिन सुबह सिया पहले की तरह रसोई में नहीं गई। वह चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही। सास ने कुछ देर इंतजार किया और फिर अपना गुस्सा बरसाने के लिए कमरे में आ गई। बहू, घर में कोई रानी नहीं है जो सोती रहे और दूसरों को काम पर लगा दे। चल उठ, रसोई में जा। सिया ने धीमे स्वर में कहा, मां जी, जब तक मेरे आत्मसम्मान पर सवाल उठाया जाएगा, मैं अब इस घर के लिए कोई काम नहीं करूंगी। मैं नौकरानी नहीं हूं, मैं भी इस घर की बहू हूं, इंसान हूं। सुमित्रा देवी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। बहुत उड़ने लगी है तू। तेरे जैसी लड़कियों को तो मैं रोज देखती हूँ। जरा मुंह पर दो थप्पड़ लगेंगे ना
तब तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। सियाकिन उसने खुद को संभाल लिया। मां जी, आप थप्पड़ मार सकती हैं, पर मेरी आवाज नहीं दबा सकती। यह सुनते ही सास गुस्से में कमरे से बाहर चली गई, लेकिन इस बार सिया के चेहरे खामोश संतोष था। शाम को जब आदित्य ऑफिस से लौटा, तो उसकी मां ने आग में घी डालने का कोई मौका नहीं छोड़ा। तुम्हारी बीवी ने आज काम करने से इनकार कर दिया। अब ये औरत हमें सिखाएगी कि घर कैसे चलता है। आदित्य ने गुस्से से सिया की ओर देखा। तुम क्यों इस घर का माहौल खराब कर रही हो सिया? सिया ने अपनी नम आंखों में उसे देखा और शांत स्वर में कहा, माहौल मैंने नहीं खराब किया आदित्य। मैंने सिर्फ अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना सीखा है। अगर तुम इसे बगावत समझते हो, तो शायद तुम्हें यह रिश्ता दोबारा समझने की जरूरत है। आदित्य चुप रहा। उसकी आंखों में अब भी वही कशमकश थी। मां का कहना माने या अपनी पत्नी के सच को देखे। रात के खाने पर सब चुप थे। प्रियंका बार बार सिया को घूर रही थी। सास ने इशारों इशारों में ताने मारने शुरू कर दिए। कुछ बहुओं को लगता है कि जबान चलाने से घर चलता है, लेकिन इस घर में औरतें काम करके दिखाती हैं, न कि भाषण देकर। सिया ने सबकी बातें सुनी, लेकिन आज उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने दिल में एक और सौगंध ले ली। अब मैं हर अपमान का जवाब अपने हक की आवाज से दूंगी, लेकिन बिना चीखे, बिना रोए। अगले दिन सुबह सिया उठी और सबसे पहले घर की मंदिर में गई। वहां उसने भगवान के सामने सिर झुकाया और खुद से कहा, हे भगवान, आप मुझे बस इतना साहस दीजिए कि मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकूं। उसके बाद वह चुपचाप रसोई में गई और पूरे घर का काम वैसे ही किया जैसे हर दिन करती थी। लेकिन जब चाय की ट्रे लेकर सास के पास गई, तो उसने ट्रे मेज पर रखी और हल्की लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मां जी, ये काम मैं अपने फर्ज के लिए कर रही हूं, किसी सौदे के लिए नहीं। लेकिन अगर किसी ने दोबारा मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, तो मैं इस घर की हर दीवार को गवाह बनाकर अपनी आवाज उठाऊंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिया ने पहली बार अपनी आवाज को दबाकर नहीं, बल्कि सम्मान के साथ उठाया था। उस रात आदित्य ने पहली बार सिया को ध्यान से देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी सीधी सादी पत्नी अचानक इतनी मजबूत कैसे हो गई। तुम सच में बदल गई हो सिया, उसने धीमे स्वर में कहा। सिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। नहीं आदित्य, मैं नहीं बदली, मैं वही हूं। बस अब मैंने खुद को पहचाना है। आदित्य कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार एक प्रश्न था। क्या वह अपनी पत्नी को समझने में सच में नाकाम रहा है? जब सिया घर में अपने अधिकारों की लड़ाई को समाज के सामने ले जाने का साहस करती है, तब परिवार का असली चेहरा उजागर होता है। क्या आदित्य उसका साथ देगा, या फिर वह भी परिवार के साथ खड़ा रहेगा?